हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। और इसमें आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक चिट फंड्स और दूसरा स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स में से हम स्मॉल बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं चिट फंड से। चिट फंड जो है, अलग अलग नाम है इसके। बेसिकली जो चिट फंड है ये नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। जैसे हमने लास्ट निधि के बारे में पढ़ा था, तो निधि साउथ इंडिया में ऑपरेट करता था, तो चिट फंड जो है ये नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करता है। इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे चिट्ठी हो गया, कुरी, मिसलीनियस नॉन बैंकिंग कंपनी। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेविंग इंस्टीट्यूशंस है। अलग अलग फॉर्म है इसके, तो अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। चिट फंड्स के रेगुलर मेंबर्स होते हैं, ये पीरियडिकल सब्सक्रिप्शंस देते हैं फंड्स की। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि चिट फंड्स होते क्या हैं, ये एक तरह का कमेटी सिस्टम होता है। नॉर्थ इंडिया में कमेटी सिस्टम बहुत चलता है। तो चिट फंड क्या है, ये कमेटी सिस्टम ही है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर इन्होंने अपनी एक कमेटी बना ली। और ये जो कमेटी बनती है, इसका एक हेड होता है। जो हेड होता है उसको बोलते हैं फोरमैन। जो कमेटी का हेड होता है वो होता है फोरमैन। अब सपोज एक कमेटी बनी है और ये कमेटी के टोटल 10 मेंबर्स है, राइट। अब होगा क्या, ये जो 10 मेंबर है ये अपना अपना एक शेयर डालेंगे, मतलब कि कुछ पैसे यहाँ पे डालेंगे कमेटी के अंदर। सपोज पर पर्सन 10,000 रुपया ये डाल रहे हैं पर मंथ कमेटी के अंदर। अब 10,000 की कमेटी ये डाल रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा एक बार में, 1,00,000 रुपया, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, 10 लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने अपनी एक कमेटी डाली, पर पर्सन 10-10 हजार रुपया ये डाल रहे हैं, तो 1,00,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद बोली लगती है, बिडिंग होती है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स। अब कौन पैसा ये उठाएगा, ये बिड लगेगी। जिसकी बिड सबसे कम होगी, जिसकी बोली सबसे कम होगी। अब कोई बंदा बोल रहा है कि मैं 90% इसमें से उठा लूंगा, दूसरा बंदा बोलता नहीं मैं 85% ही ले लूंगा, तीसरा बोल रहा है नहीं मुझे जरूरत है, मुझे 80% ही दे दो। तो 1,00,000 का 80% कितना बन जाएगा, 80,000, राइट। तो अब जो लोएस्ट जो बोली लगी है वो लगी है 80,000 की। बंदा बोल रहा है कि मैं 80,000 ले लूंगा, तो मुझे ये जो है पैसा दे दो। तो 1,00,000 में से जो 80,000 है वो उस बंदे को दे दिया जाएगा, और बाकी के जो पैसे होंगे बाकी के मेंबर्स में बढ़ जाते हैं। और ये जो फोरमैन होता है इसका एक कमीशन होता है, कोई भी 2%, 3%, 5-7%, पहले अलग अलग होता था, तो अब ये जो फोरमैन का कमीशन है ये भी फिक्स कर दिया है कि 5-7% के बीच में ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम फोरमैन का कमीशन नहीं होगा। तो जो फोरमैन है, जो कमेटी को हेड कर रहा है, तो उसका एक फिक्स्ड कमीशन होता है। बाकी जो कमेटी का सिस्टम होता है वो बिड के अकॉर्डिंग होता है, जो बोली लगती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे वही सब चीजें लिख रखी है। द बेनिफिशियरी इज सिलेक्टेड यूजली ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स और बाय ड्रॉ, और इन सम केसेस बाय ऑक्शन और बाय टेंडर। तो सेम ही बात है। अब जो मेंबर होता है चिट फंड का, तो अब देखो इस बार इसने 80,000 ले लिया। अब ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट मंथ ये आएगा ही नहीं, तो एक बार इसने 10,000 देकर 80,000 ले लिया, तो हर महीने ये अपने 10-10 हजार जो भी फंड की इनकी कंट्रीब्यूशन है उतने वो डालते रहेंगे। और जो लास्ट में पैसा उठाएगा तो उसको बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो उसको एक तरह की क्या होती है, प्राइज मनी दी जाती है, जो सबसे लास्ट में पैसा उठाता है। हर महीने कोई ना कोई एक बंदा आएगा, वो पैसा ले जाएगा, हर नेक्स्ट मंथ फिर कोई और आएगा वो ले जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है, राइट। अब जो चिट फंड बिजनेस है इसको रेगुलेट किया गया अंडर द सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982, राइट। और इसके जो रूल्स बनाए जाते हैं वो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने रूल्स बनाती है। जो भी कंसर्न स्टेट है वो अपनी स्टेट के चिट फंड का रूल बनाएगी, और जो रूल बनाए जाते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। जो रूल होते हैं वो कंसर्न स्टेट बनाती है, राइट।
और जो चिट फंड की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय देम। जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग जो चिट फंड है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, रेगुलेशन होगी, राइट। तो जो चिट फंड्स है इनको एनबीएफसीज की डेफिनेशन के अंदर ही रखा गया था बाय द आरबीआई अंडर द सब हेड मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी। लेकिन आरबीआई ने अब एक अलग से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया है चिट फंड्स के लिए। तो अब चिट फंड्स की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या है, एज पर द चिट फंड्स एक्ट 1982। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं चिट फंड या चिट क्या होती है, चिट क्या है, एक ट्रांजैक्शन है वेदर कॉल्ड चिट, चिट फंड, चिट्ठी, कुरी, मतलब इसके अलग अलग नाम है, वही है जो मैंने आपको बताया है, सेम वही चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जितने भी पर्सन इसके अंदर एंटर करते हैं, कितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जरूरी नहीं 10 होंगे 15 होंगे, तो कितने भी पर्सन हो सकते हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जितने भी पर्सन है। तो हर महीने एक बंदा जो पैसे उठाता है और उसके बाद जो भी पैसा वो ले जाता है तो पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स में उसको वापस कर देता है एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर, राइट। ऑक्शन के बेसिस पे जो भी पैसा है वो दिया जाता है और जो लास्ट पे बंदा रह जाता है, जो लास्ट वाला होता है, जो लास्ट पे पैसा उठाता है, तो उसको क्या मिलती है, उसको दी जाती है प्राइज मनी। अब ये जो प्राइज मनी होती है ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन को दी जाती है, राइट। तो ट्रांजैक्शन जो होती है, ट्रांजैक्शन इज नॉट चिट इफ इन सच ट्रांजैक्शन। अब इसमें होता क्या है, सम अलोन बट नॉट ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर्स गेट द प्राइज मनी। प्राइज मनी सिर्फ एक बंदे को मिलती है, सबको प्राइज मनी नहीं मिलती है, राइट। और जो लास्ट में अब देखो प्राइज मनी ले रहा है तो उसने पहले अपनी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स तो भरी है ना, तो उसके बाद फ्यूचर में उसको देने की लायबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो लास्ट में पैसा उठा रहा है, गॉट इट। अब जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको चिट अमाउंट टर्न वाइज मिलती रहती है, जैसे फर्स्ट मंथ किसी और को मिल गई, सेकंड मंथ दूसरे बंदे को मिल जाएगी, थर्ड मंथ किसी तीसरे बंदे को मिल जाएगी। तो ये जो चिट अमाउंट होती है, जो भी अमाउंट होती है, वो सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को ही टर्न वाइज दे दी जाती है विद द लायबिलिटी टू पे फ्यूचर सब्सक्रिप्शंस। तो बाद में उनको ऐसे नहीं है कि अब कोई पर्सन है उसने पहले महीने ही उसने कमेटी डाली जब चिट फंड में पैसा डाला और पहले महीने उसको पैसा मिल गया और उसके बाद वो बाकी के पैसे नहीं देंगे, नहीं, बाकी के पैसे उसको देने पड़ेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स उनको देनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स के बारे में। जुलाई 2014 के अंदर आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू करी थी, किसके लिए, फॉर सेटअप स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स सेटअप करने के लिए कब गाइडलाइंस इशू करी गई थी, जुलाई 2014 के अंदर। अब गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स हो या पेमेंट बैंक्स हो, दोनों का एक पर्टिकुलर निच होना चाहिए, एक डिफरेंशिएटेड निच होना चाहिए, राइट। और इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। किसी भी निच पे काम कर रही है लेकिन इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन किन लोगों का होना चाहिए, जो कि स्मॉल फार्मर्स है या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो वो उन सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना ये इनका मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। अब ये जो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स है इनका क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल बैंक्स या पेमेंट बैंक्स ओपन करने का। सबसे पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की होनी चाहिए। कम से कम जो कैपिटल है स्मॉल बैंक या पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ तक की होनी चाहिए। और जो प्रमोटर होगा, कोई भी स्मॉल बैंक ओपन करने जा रहा है या पेमेंट बैंक ओपन करने जा रहा है, तो उसका जो प्रमोटर है उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा पहले 5 साल तक, वो कम से कम 40% का होना चाहिए। पहले 5 साल तक, 5 इयर्स तक का उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन 40%। कम से कम तो 40 होना ही चाहिए लेकिन 40 से ज्यादा होना चाहिए। प्रमोटर कौन होता है, सपोज कोई पर्सन है, ए पर्सन है, अब इसके पास पैसा पड़ा है, अब इसने सोचा क्यों ना मैं कोई स्मॉल बैंक खोल लूं, तो अब ये स्मॉल बैंक खोलने जा रहा है, तो इसका जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन होगा वो 40% से ज्यादा का होगा और ये पर्सन क्या हो जाएगा, ये होगा प्रमोटर। और उसके बाद
एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, जब उसको 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद अगर इसने सपोज इनिशियली इसने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है वो सपोज 60% की करी है, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो इसकी शेयर होल्डिंग होगी वो 40% तक करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 40 रह जाएगी, राइट। इसको अपनी शेयर होल्डिंग कम करके 40% पे लानी पड़ेगी। और बाय द एंड ऑफ 10 ईयर कितनी हो जाएगी, 30%, एंड बाय द एंड ऑफ 12 ईयर कितनी रह जाएगी, 26%, राइट। जब काम करते हुए बैंक खोल लिए, स्मॉल बैंक है या पेमेंट बैंक है, जब उसको 12 साल पूरे हो गए हैं तो उसके बाद ये जो प्रमोटर होगा इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 26% का, राइट। इसके बाद एफडीआई पॉलिसी की बात करें कि एफडीआई कितने % तक अलाउ है, तो ये डिपेंड करता है कि करंट एफडीआई पॉलिसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉरेन शेयर होल्डिंग जो है वो इस बैंक में होगी। जो भी करंट एफडीआई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फॉरेन शेयर होल्डिंग इस बैंक में जो है अलाउ करी जाएगी। और जो वोटिंग राइट्स रहेंगे वो जो भी प्राइवेट बैंक्स की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इनके भी वोटिंग राइट्स जो है वो सेट किए जाएंगे, राइट। अब हमने पहले बात करी थी प्रमोटर, जो प्रमोटर होगा वो उसका इनिशियली कम से कम 40% का शेयर होल्डिंग रहेगी, लेकिन उसके प्रमोटर के अलावा जो बाकी के शेयर होल्डर्स होंगे उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। प्रमोटर तो अलग है, प्रमोटर के अलावा जो बाकी के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो शेयर्स उसमें डाल रहे हैं, तो उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा जो इसके ये जो बैंक्स होंगी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। और जो भी इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो स्टार्टिंग से ही फुली नेटवर्क्ड होना चाहिए और प्रॉपर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल बैंक्स की। ये तो क्राइटेरिया था जो हमने डिस्कस करा था कि अगर स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। अब नेक्स्ट हम एक एक करके देखते हैं स्मॉल बैंक्स क्या है एंड पेमेंट बैंक्स क्या है। स्मॉल बैंक्स का मेन पर्पस क्या है, इनका मेन पर्पस है बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज में क्या आ जाती है, डिपॉजिट फैसिलिटी एंड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब लोगों को लोन देना एंड लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, बट इन अ लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो लिमिटेड होगा, बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करेंगे, ये छोटे से लेवल पे काम करेंगी ये बैंक्स। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना कैसे इंक्रीज करेंगे, अंडरसर्व्ड सेक्शन जो है या अनसर्व्ड सेक्शन है जो है हमारी सोसाइटी के, उनको इनमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। उनको यहाँ पे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो स्मॉल फार्मर्स है उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाएगी, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। या फिर जो हमारी सोसाइटी के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो उनको भी यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन पे, गॉट इट। अब स्मॉल बैंक्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब प्रमोटर कौन बन सकता है स्मॉल बैंक के केस में। स्मॉल बैंक के केस में प्रमोटर वो पर्सन होगा जिसका बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में या कंपनीज या सोसाइटीज में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में, तभी वो स्मॉल बैंक को ओपन कर सकता है, राइट। तभी वो प्रमोटर बन सकता है स्मॉल बैंक्स का। NFBC नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लोकल एरिया बैंक्स, ये जो है ये भी अपने ऑपरेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल बैंक्स में, बस इनका जो फोकस है वो लोकल पे होना चाहिए और ये स्मॉल कस्टमर्स को सर्व करेंगी, बहुत बड़े लेवल पे ये काम नहीं करेंगी। पहले 3 साल तक अगर इन्होंने अपनी ब्रांच एक्सपेंशन करनी है तो इनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये क्या होता है, इन अ होमोजीनियस क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा ना वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक होगा। जैसे यहाँ पे कोई 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स है तो यहाँ पे ये सर्व करेंगे सेम स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर
ये 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्व करेंगी, बहुत बड़े लेवल पे नहीं सर्व करेंगी। ऐसे नहीं है कि 5-6 स्टेट्स है उनमें काम कर रही है, ऐसा नहीं है। एक ही स्टेट के अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगे उनको ये सर्व करेगी, वहां पे ये जो है बैंक काम करेगी, राइट। सेम कल्चर होना चाहिए यहाँ पे। अगर इन केस, अब ये तो सेम स्टेट की बात थी, इन केस 2 स्टेट्स है, ये बॉर्डर यहाँ पे 2 स्टेट्स का शेयर हो रहा है, तो कई बार क्या होते हैं, तो एक स्मॉल बैंक है वो इस साइड 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्व कर रही है और दूसरी स्टेट के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्व कर रही है, तो बॉर्डर एरिया पे दोनों स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको ये सर्व कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, वहां पे ऑलमोस्ट सेम कल्चर आ जाता है। कोई भी 2 स्टेट्स ले लो, उनके जो बॉर्डर एरियाज आप देखोगे वहां पे ऑलमोस्ट सेम ही कल्चर होता है, राइट। तो अब इसीलिए क्या है, या तो 2 स्टेट्स की जहां पे बाउंड्री लग रही हो तो वहां पे दोनों के 2-3 डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट के हो गए, 2-3 दूसरे के हो गए, या फिर सेम ही स्टेट के अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को ये सर्व करेगी। एक लिमिटेड एरिया होता है इनका, एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होता है लिमिटेड होता है, बहुत बड़े लेवल पे ये काम नहीं करती, राइट। तो ये प्रोवाइड करती है बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज लाइक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, स्मॉल फार्मर्स को पैसा देना या स्मॉल बिजनेस को पैसा देना, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को पैसा देना, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उनको पैसा देना या लैंडिंग करना, है ना। तो ये इनका बेसिक काम होता है और ये अपनी सब्सिडियरीज को सेटअप नहीं कर सकती। जो स्मॉल बैंक्स है ये अपनी सब्सिडियरीज को सेटअप नहीं कर सकती। यहाँ पे जो प्रमोटर होंगे, अब देखो जो भी प्रमोटर है, अब ऐसे तो है नहीं कि वो अकेला स्मॉल बैंक ही खोल रहा है, उसका कहीं ना कहीं कोई और बिजनेस तो होगा ही जो प्रमोटर है। अब चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर वो बंदा नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उसके पास तभी आएगा ना अगर वो कोई और काम कर रहा है, कोई और बिजनेस में इन्वॉल्व है। सपोज कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है तो उसने सोचा चलो क्यों ना एक स्मॉल बैंक खोल ली जाए या एक पेमेंट बैंक खोल ली जाए। तो जो प्रमोटर होगा, अदर वो चाहे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो प्रमोटर का अपने बिजनेस का और जो स्मॉल बैंक वो ओपन करने जा रहा है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल बैंक वो ओपन करने जा रहा है वो रिंग फेंस्ड होनी चाहिए, मतलब स्मॉल बैंक पे उसके बिजनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो उसका बिजनेस वो अलग होगा, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है या फिर नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, उसका बिजनेस वो अलग ऑपरेट करेगा। और जो ये स्मॉल बैंक ओपन करने जा रहा है ये अपना अलग से काम करेगी, दोनों आपस में कोमिंगल नहीं होंगे, राइट। दोनों जो बिजनेस है वो आपस में कोमिंगल नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे। और स्मॉल बैंक्स के अंदर एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए सो दैट कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। और आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर इनको भी सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा अब जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है इनका, तो वहां पे इनके जो लोन होंगे वो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दे रहे हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो जो लोन दे रहे हैं उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, राइट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही बनाना पड़ेगा ना स्मॉल बैंक्स को, ऐसे तो है नहीं सेम पोर्टफोलियो के अंदर ही सबको लोन दिए जा रहे हैं। तो एक बात यह है कि जो स्मॉल बैंक्स है जहां पे ये काम कर रही है वहां पे जो लोन्स प्रोवाइड करेगी वो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में ही लोन प्रोवाइड करेगी। और जो मैक्सिमम लोन साइज होगा इनका, जो लोन प्रोवाइड कर रही हैं ये स्मॉल बैंक्स, उनका जो मैक्सिमम साइज होगा वो उनके कैपिटल फंड्स का 15% तक ही होगा। जैसे कि जितना भी उसका मैक्सिमम फंड आ रहा है उस बैंक का, उसका 15% तक वो लोन दे सकती है, उससे ज्यादा वो उनका जो लोन साइज होगा वो नहीं होगा, राइट। जो 25 लाख तक के लोन ये बैंक्स प्रोवाइड कर रही है, लोन्स या एडवांसेस जो भी दे रही है माइक्रो एंटरप्राइजेस को, तो वो उनके लोन पोर्टफोलियो का कम से कम 50% तक होना चाहिए। और पहले 3 साल तक ये जो स्मॉल बैंक्स है ये पहले 3 साल तक इनकी जो 25% ब्रांचेस थी वो कहाँ पे थी? रूरल एरियाज तक ही सीमित थी,
जब ये स्मॉल बैंक्स 2014 के अंदर इनको सेटअप किया गया था, तो पहले 3 साल तक इनकी जो ब्रांचेस थी ना वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही थी, कहीं पे भी अर्बन एरियाज़ में नहीं थी। अगर हम अप्रैल 2020 का डाटा देखें तो अप्रैल 2020 तक जो स्मॉल बैंक्स की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गई वो कितनी थी, 10 थी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।